Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful सा वीडियो। हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ स्टेट तक जो है वो कंप्लीट कर रखा है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम सबसे पहला टॉपिक करने वाले वो है आर्टिकल 13, जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ये तुमको सबसे पहले और बहुत अच्छी तरीके से समझना है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। समझना डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या होता है। देखो, एक बार हम लोग यहाँ से रीड करेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं तुमको समझा दूंगा। पहले रीड कर लो, एक बार पता तो कर लो कि होता क्या है ये चीज। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। याद रखना, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। कोई एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अलाउस कोर्ट टू सेपरेट द वैलिड एंड इनवैलिड पार्ट ऑफ लॉ। Allows court to separate the valid and invalid part of law. If a specific section of law violates fundamental rights, only that part is declared void. फिर the rest of the law remains valid and continues to operate. Application applies to both pre-constitutional and post-constitutional laws. Ensures that only the unconstitutional part are struck down, preserving the remaining portion. यह है doctrine of severability. सर समझ में कुछ भी नहीं आया तो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बना रखा है, टेंशन मत लो। देखो होता क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अच्छा, दो टर्म तुमको सीखना है यहाँ पे। पहला है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और दूसरा है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दूसरा है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसका मतलब ये है वो लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब होता है वो लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बना था। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बना था वो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बना। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बना, जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बना उसको हम लोग कहेंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बना, जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बना उसको हम लोग कहेंगे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। अब होता क्या है कि अपने को इतना बेसिक पता है कि सर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हमारा मेन सोर्स ऑफ लॉ है। मेन सोर्स ऑफ लॉ है, ठीक है। वो हमारा मेन सोर्स ऑफ लॉ है, हमारा मेन सोर्स ऑफ लॉ है। इसका मतलब सिर्फ ये है क्या हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ लिखा है वही फॉलो करते हैं और बाकी कहीं से लॉ फॉलो नहीं करते? ऐसा नहीं है सर। हमने पार्लियामेंट के द्वारा बहुत सारे लॉज पास किए हैं, बहुत सारे बिल पास करके उसको लॉ बनाया है हम लोगों ने। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग सीएस से रिलेटेड अगर तुमको बताए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो है ही, और हमारे पास है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट, ऐसे एक्ट जो है ना, बहुत सारे एक्ट है। कंपनीज एक्ट एक प्रकार का एक्ट है जहां से क्या मिलता है हमको? लॉ मिलता है, जहां से अपने को मिलता है लॉ, ठीक है। लॉ मिलता है फ्रॉम द एक्ट। तो ये कंपनीज के ऊपर लागू होता है। किसके ऊपर लागू होता है? ये लागू होता है कंपनीज के ऊपर। तो सीधा सीधा बात यह है कि ये भी तो एक सोर्स ऑफ लॉ है ना। ये भी तो एक जगह है जहां से अपने को लॉ मिलता है, जो हमको फॉलो करना पड़ता है, जो अपना सोर्स ऑफ लॉ है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना है। अब बात यह है कि पकड़ लो कंपनीज एक्ट में कुछ ऐसा लिखा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जा रहा है। पकड़ लो कंपनीज एक्ट में लिखा है ए एंड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है बी, ठीक है। सेम मैटर से रिलेटेड, किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ए एंड हमारा कंपनीज एक्ट में लिखा है बी। कॉन्स्टी में लिखा है ए एंड कंपनीज एक्ट में लिखा है हमारा बी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अपने को फॉलो कौन सा करना है? यह है क्वेश्चन मार्क, यह है क्वेश्चन मार्क। अपने को फॉलो कौन सा करना है? अब ये जो लॉ बना है ना, ये जो लॉ है कंपनीज एक्ट, ठीक है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। अब कंपनीज एक्ट जो है
ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पहले भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी ये लॉ बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और बोल रहा है और कंपनीज एक्ट जो दूसरे लॉज है वो कुछ और बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें दो दो प्रकार के सोल्यूशन है हमारे पास। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अब एक चीज बताओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि कंपनीज एक्ट में जो कुछ भी लिखा है सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में हो, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा हो सकता है कि पकड़ लो 10% कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखा है और कंपनीज एक्ट में कुछ और लिखा है, और बाकी के 90% पूरा सही है। मतलब कंपनीज एक्ट में भी वही लिखा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। ऐसा तो नहीं होगा कि हमने लॉ बनाया पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाके, ऐसा तो होगा नहीं। एक दो लाइन पकड़ लो, हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध चला जाए। उस टाइम पे क्या करें हम लोग? उस टाइम पे हम लोग या तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को अप्लाई करेंगे या फिर हम लोग अप्लाई करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। दोनों क्या होता है बहुत अच्छे से समझना है। देख भाई मेरे, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पकड़ ले, कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे ये सारे लाइन्स है 1 2 3 4 5, और लॉ में 1 2 3 4 पकड़ ले और एक लाइन है 5 करके लाइन है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ऊपर के जो दो लाइन है ना, ऊपर के दो लाइन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखा है और लॉ में कुछ और लिखा है ऊपर के दो लाइन। बाकी को जो नीचे के 3 लाइन है ये पूरा सेम है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एकदम कंस्टेंट है, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं जा रहा है, एकदम सेम है, ठीक है। तो इनको तो फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है, या तो तुम ये फॉलो करो या तो तुम ये फॉलो करो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं क्योंकि दोनों में सेम ही लिखा है, ठीक है। अगर पकड़ लो 2 लाइन ऐसा है, 2 पोर्शन ऐसा है जो सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या कहता है बताया? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि स्ट्राइक ऑफ कर दो वो दो लाइन जो है ना उसको तुम स्ट्राइक ऑफ कर दो, मतलब मिटा दो उसको। तुम क्या करो बताओ? मिटा दो। लॉ में जो लिखा है उसको तुम मिटा दो, क्योंकि अपने को सबसे पहले फॉलो करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन ही। इसको तुम मिटा दो, कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। और पता है इक्लिप्स क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी 4 लाइन है, ठीक है। इसमें भी 4 लाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन में 4 लाइन है और यहाँ पे नीचे लॉ में 4 लाइन है। पकड़ लो 2 लाइन अगर मिल नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ और लिखा है, ये 2 लाइन कुछ और लिखा है और यहाँ पे 2 लाइन जो है कुछ और लिखा है, लॉ में कुछ और लिखा है। तो इक्लिप्स कहता है, इक्लिप्स का फंडा क्या होता है? इक्लिप्स होता है ढक देना। क्या करना? ढक देना। मून लूनर इक्लिप्स तुमने सुना ही है, चंद्र ग्रहण जो हम लोग कहते हैं को ढक देना, ठीक है। ढकेंगे कैसे? यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहता है कि सुन, जितना पोर्शन तुम्हारा इनकंसिस्टेंट है तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जितना पोर्शन इनकंसिस्टेंट है तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, उसको तुम ढक दो, मिटाओ मत, उसको तुम ढक दो। ये हम लोगों ने ढक दिया, ठीक है, ढक दिया। कहा कि मिटाओ मत, उसको रखो, उसको डोरमेंट हिसाब से रखो, डोरमेंट के हिसाब से रखो। डोरमेंट मतलब है जिंदा है लेकिन कोई काम का नहीं है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है अभी। डोरमेंट जिंदा है लेकिन कोई काम नहीं करता, ये ऐसे पड़ा रहता है, तो इसको ऐसे परे रहने दो। क्यों सर ऐसे परे रहने क्यों दे? मिटा देते हैं ना? नहीं, मिटाना नहीं है। क्यों नहीं मिटाना है? क्योंकि अगर बाई चांस किसी अमेंडमेंट ला के इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर के 2 लाइन को फ्यूचर में अगर हम लोगों ने हटा ही दिया, ठीक है, इसको अमेंडमेंट ला के फ्यूचर, जैसे मैंने तुमको बताया है आर्टिकल, हमारा जो आर्टिकल 31 है ना, ये हटाया दिया गया है अंडर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसको हटा दिया हम लोगों ने। क्यों? ये था राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हम लोगों ने हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि ये था राइट टू प्रॉपर्टी। इसको हम लोगों ने इसलिए हटाया क्योंकि ये राइट टू प्रॉपर्टी जब पार्टीशन हुआ था तब सही था, क्योंकि पाकिस्तान से लोग आके इंडिया में सेटल हो रहे थे। पार्टीशन के टाइम पे तो पूरा इंडिया ही था। कहा गया था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री रहेगा, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री रहेगा। जो पाकिस्तान में जाना चाहता है मुस्लिम कंट्री में, वो मुस्लिम कंट्री में चला जाए, और जो इंडिया में रहना चाहता है एज ए सेक्युलर कंट्री, वो इंडिया में आ जाए। तो हमारे जितने हिंदू के लोग थे, हिंदू या फिर अदर देन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम्स लोग थे, वो सारे पाकिस्तान से माइग्रेट करके, क्योंकि पहले तो इंडिया ही था ना, पूरा पाकिस्तान भी इंडिया ही था, तो यहाँ पर भी तो हिंदूज या फिर अदर
जो रिलीजन के लोग, क्रिश्चियंस, ठीक है, के लोग जो थे वो रहते थे वहाँ पे, उन्होंने माइग्रेट करके इंडिया में आ गए। इंडिया का जो बॉर्डर था उसके अंदर में आ गए। अब बात ये था कि उन्होंने अपने ज़मीन उम्मीद छोड़ के इंडिया में आया, तो उनके पास तो ज़मीन नहीं था, उनको तो ज़मीन देना होगा ना, वरना वो कैसे आए? ऐसे आके वो पड़े रहे क्या रास्ते पे? नहीं। तो बाबा साहब ने कहा भैया हम आर्टिकल 31 के अंडर में तुमको ज़मीन देंगे, राइट टू प्रॉपर्टी देंगे, एक भी पैसा नहीं लेंगे, ज़मीन देंगे। आज की डेट में पकड़ लो, अगर ये आर्टिकल रहता तो सब लोग चले जाते गवर्नमेंट के पास कि मुझको भी ज़मीन दो, मुझको भी ज़मीन दो। वो तो सही नहीं रहता ना, क्योंकि तुमको अभी ज़मीन खरीदना होगा, ठीक है। राइट टू एक्सेस प्रॉपर्टी ठीक है कि तुम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो, मतलब खरीद सकते हो, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। तुम वो प्रॉपर्टी हम तुमको नहीं देख सकते, तुमको खरीदना होगा वो वाला राइट। इसलिए इसको हटा दिया, क्योंकि जो जब हमारा पार्टीशन हुआ तब इसका ज़रूरत था आर्टिकल का, तो इसको हम लोगों ने रखे थे। बाद में हम लोगों ने इसको हटा दिया गया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही पकड़ लो, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया पकड़ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये पहला दो लाइन है इसको हटाना पड़ा, ठीक है। तो कहा जाता है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन की दो लाइन को अगर हम लोगों ने हटा दिया ना, हम लोगों ने अगर यहाँ पे इरेज कर दिया, तो ये हम लोगों ने इक्लिप्स करके रखा था ना लॉ का, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की दो लाइन के साथ मैच नहीं कर रहा था। इसको ना इक्लिप्स को हटा दो। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन का दो लाइन फ्यूचर में हट गया, तो हम लोग इसको तो मारे नहीं थे ना, इसको तो डोरमेंट रख दिए थे, अलाइव है, जिंदा है, लेकिन इसको ढक दिए थे। इसको अभी पर्दे से निकाल डालो, इसको पर्दे से निकाल डालो और इस लॉ को अभी फॉलो करो। इस लॉ को तुम फॉलो कर सकते हो, इसको पर्दे से निकाल डालो। क्यों फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि इसके अगेंस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में, इस लॉ के अगेंस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है ही नहीं। इसको हम लोगों ने पूरा ही हटा दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में फ्यूचर में। तो फ्यूचर के बारे में सोच के हम लोग क्या करते हैं, इसमें इक्लिप्स में क्या करते हैं कि लॉ को हम लोग मिटा नहीं देते, उसको पूरा खत्म नहीं कर देते, उसको हम लोग ढक देते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, ढक देते, सो दैट फ्यूचर में अगर बाई चांस हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला पोर्शन को, ये दो लाइन जो है, इस दो लाइन को अगर हम लोग इरेज कर दे, इस दो लाइन को अगर हम लोग इरेज कर दे, इसको हटा दे, एकदम कंप्लीटली हटा दे, यहाँ से पूरा हटा दे, तो ये दो जो बेचारा इतना टाइम से पड़ा था, कोई काम का नहीं था, इसको हम लोग दोबारा से जिंदा कर पाए, इसको हम लोग दोबारा से जिंदा कर पाए। क्या है, समझ में आ रहा है? सेवरेबिलिटी क्या कहता है? सेवरेबिलिटी कहता है कि मिटा दो पूरा, और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या कहता है? उसको मिटाओ मत, उसको ढक दो, उसको ढक दो। समझे? समझ में आ चुका है? अब हम लोग यहां से देखेंगे, अब पढ़ के तुमको समझ में आएगा। कोर्ट को अलाउ करता है टू सेपरेट टू सेपरेट द वैलिड एंड इनवैलिड पार्ट ऑफ लॉ। जितना कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, उसको अलग कर दो, उसको अलग कर दो। इफ ए स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ लॉ वायोलेट करता है किसी भी फंडामेंटल राइट को, सिर्फ वही पार्ट को हम लोग वॉइड डिक्लेयर कर देंगे जितना वायोलेट हो रहा है। ये है कॉन्स्टिट्यूशन, ये है लॉ। लॉ का जितना पार्ट तुम्हारा, ये दो पार्ट पकड़ लो, ये जो दो पोर्शन है, ये दो वायोलेट कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखा है और तुम्हारे लॉ में कुछ और लिखा है, तो इन दोनों पार्ट को, इन दोनों लाइन को तुम वॉइड डिक्लेयर कर दो। क्या कर दो? वॉइड। वॉइड मतलब कैंसिल कर दो, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द लॉ, जो बाकी लॉ है, ये वाला पोर्शन है, उसको सही रखो, उसको वैलिड रखो, उसको रखो, उसको मिटाओ मत, ठीक है। एंड कंटिन्यूज टू ऑपरेट। अब देखो, अप्लाइज टू बोथ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस। इंश्योर करता है ओनली द अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोर्शन को हम लोग स्ट्रक डाउन कर देंगे। क्या कर देंगे? स्ट्रक डाउन कर देंगे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोर्शन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है वही कि विरुद्ध जाना, जो लॉ विरुद्ध जा रहा है, जितना जितना लॉ विरुद्ध जा रहा है उसी को हम लोग क्या कर देंगे? स्ट्रक डाउन कर देंगे, हटा देंगे, मिटा देंगे। समझ में आ रहा है? और प्रिजर्व करेंगे बाकी रिमेनिंग पोर्शन। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको हम लोग रिजर्व करके रखेंगे। क्या इतना समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा बवाल। अब देखो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या कहता है। अप्लाइज प्राइमरली टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और एग्जिस्टिंग लॉज। If a law is inconsistent with the fundamental rights, it is not completely invalid but is temporarily eclipsed by them. Completely हम उसको ना invalid घोषित नहीं करते, completely invalid घोषित नहीं करते, हम लोग eclipse कर देते हैं, ढक देते हैं, ग्रहण लगा देते हैं, ठीक है। The law becomes dormant। क्या बन जाता है? dormant। dormant का मतलब क्या होता है? dormant का मतलब होता है जिंदा तो है लेकिन कोई काम का नहीं, ठीक है। एंड अनएनफोर्सेबल। अनएनफोर्सेबल मतलब कोई काम का नहीं है। जो लॉ है वो फोर्सेबल ही नहीं है, मतलब उसको हम लोग इन्फोर्स नहीं करवा सकते, वो काम का ही नहीं है, ठीक है। उसको हम लोग ऐसे रखेंगे, डोरमेंट रखेंगे। एज लॉन्ग एज द कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर एग्जिस्ट। जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल मतभेद जो है वो
रहेगा, देखो जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन में, देखो जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन का दो लाइन, देख जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन का दो लाइन रहेगा, क्योंकि ये तो इनकंसिस्टेंट है ना, ये वाला लाइन कॉन्स्टिट्यूशन का इनकंसिस्टेंट है, इस लाइन के साथ इनकंसिस्टेंट है, जब तक ये रहेगा तब तक ये डोरमेंट ढका हुआ रहेगा। पकड़ लो फ्यूचर में इसको हटा दिया गया, फ्यूचर में इसको हटा दिया गया तो इसको भी हम लोग पर्दे से निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, और इसको अभी फॉलो करेंगे, हम लोग लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है। देख भाई अच्छे से देखना है, वंस द ऑब्स्टिकल इज रिमूव्ड थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो मैंने तुमको बताया। अच्छा अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दे अमेंडमेंट लाकर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बैरियर हट जाएगा, ठीक है। द लॉ कैन बिकम ऑपरेटिव अगेन, लॉ फिर से दोबारा ऑपरेटिव बन जाएगा, दोबारा ऑपरेटिव हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ चुका है? चलो ठीक है। अब हम लोग आर्टिकल 14 देखेंगे। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू एवरी पर्सन विद इन द इंडियन टेरिटरी। अब ये याद रखना, आर्टिकल 14 तुम्हारे रेसिडेंट के लिए भी है, इंडियन सिटीजन के लिए भी है, एंड इंडिया के ज़मीन पे जो भी बैठा है, मतलब जो भी आया है फॉरेनर वगैरह, उनको भी ये प्रोटेक्शन मिलता है। तो क्या बताए? आर्टिकल 14 गारंटी देता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने पूरा इक्वालिटी तुमको दिया जाएगा, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ टू एवरी पर्सन विद इन इंडियाज टेरिटरी। मतलब क्या? लॉ पकड़ लो, तुम्हारा कोई केस चल रहा है तो लॉ के सामने चाहे तुम फॉरेनर हो या फिर इंडियन सिटीजन हो, सबको इंडिया के धरती में जो प्रेजेंट है, लॉ के सामने तुमको पूरा इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल राइट दिया जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल राइट दिया जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझना, देखो इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज बोरोड फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ, ये तुमको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा बेसिक चीज़ है। हम लोग देखेंगे उतना ज़्यादा यूएस से हम लोगों ने इंस्पायर करके लाई, तो इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तुमको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 14 अप्लाई करता है टू ऑल पर्सन नॉट जस्ट सिटीजन, सिर्फ सिटीजन को नहीं, इंक्लूड सबको हम लोग इसके दायरे में रखेंगे, इंक्लूडिंग कॉरपोरेशंस। अब कॉरपोरेशंस का मतलब होता है कंपनी वगैरह। अब तुम जब कंपनीज एक्ट पढ़ोगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि कंपनी को हम लोग पर्सन के हिसाब से लेते हैं। तो कंपनी को हम लोग एक आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं हम लोग कंपनी को। तो कंपनी भी अगर कोर्ट के सामने जा रहा है तो उसको भी इक्वल राइट मिलेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो, आर्टिकल 14 इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो ये इतना हो चुका है। अब देखेंगे हम लोग आर्टिकल 15। 15 डिस्क्रिमिनेशन से रोकता है, डिस्क्रिमिनेशन होने नहीं देता। डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे होता है सर? डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे बेसिस पे हो सकता है। पहला बेसिस जो है वो है तुम्हारा, यहाँ पे देख लूँ मैं फटाफट है कि नहीं, हाँ यहाँ पे रिलीजन, कौन से जाति के हो, कौन सा रेस है तुम्हारा, कौन सा कास्ट है, कौन सा तुम जेंडर है तुम्हारा, सेक्स, और प्लेस ऑफ कहाँ से तुम जन्म लिए हो, उसके बेसिस पे किसी भी प्रकार का, देखो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होने से रोकता है आर्टिकल 15। तो तुम चाहे कहीं से भी आए हो, मतलब इंडिया में तुम चाहे अब देखो कास्ट सिस्टम तो है, ये तो मना तो नहीं कर सकते हम लोग कि कास्ट सिस्टम नहीं है, तो कास्ट सिस्टम तो था। अब उस कास्ट सिस्टम के हिसाब से किसी भी प्रकार का, तुम अलग रिलीजन के हो, मेरा रिलीजन अलग है, किसी भी प्रकार के रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ से तुम जन्म लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता अंडर आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 तुमको पावर देता है कि तुम चाहे कहीं से भी आ जाओ, तुमको इक्वल राइट मिलेगा। तुम्हारे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। ये राइट तुमको आर्टिकल 15 देता है। चलो अच्छा, अब आर्टिकल 15(1) ये कहता है, आर्टिकल 15(2) क्या कहता है सुनना। आर्टिकल 15(2) कहता है सिटीजन कैन बी डिनाइड access to public places like shops, hotel or entertainment venue, nor they restricted from public facilities like health, etc. अब देखो क्या होना पहले कि दुकान में नीचे जात वाले लोग नहीं जा सकते, रेस्टोरेंट में नीचे गरीब लोग
जा सकते, होटल्स जा नहीं सकते, एंटरटेनमेंट के जो थिएटर वहाँ नहीं जाते, ठीक है, उनको रोक रहा, हुआ वेल करने से रोक जाता था उनको। टैंक मतलब वो टैंक नहीं, मतलब टैंकर जहाँ से तुमको मिलता है, टैंक है, तुम चल नहीं सकते, रोड पे चल सकते, तुम मिड वे चलना होगा, रोड तुम नहीं कर सकते, इस से तुम नहीं सकते, तुम दूसरे रास्ते पीछे से हो पर एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता था तुम्हारे ऊपर। एक्सेप्शंस कुछ है, देखो एक्सेप्शंस ये है कि देखो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए ना अलग से हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने फैसिलिटी बना रखा है, तो तुम मर्द हो के ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं मैन के लिए क्यों नहीं है, सिर्फ वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट ने अब आर्टिकल 15 तुमको इस प्रकार में प्रोटेक्ट नहीं करेगा, स्टेट तुमको इस प्रकार में प्रोटेक्ट नहीं करेगा कि हम मेन है, मुझको राइट चाहिए, वुमेन राइट जो है वही राइट मुझको चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वुमेन जो है ना बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है इस कंट्री में, तो वुमेन जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित है। अब सिनेरियो चेंज हो चुका है, अब सिनेरियो चेंज हो चुका है, लेकिन वुमेन्स जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित, मतलब जो है क्या कह सकते हैं हम, अग्रीव्ड थे, ठीक है। तो इसके कारणवश हम लोगों ने वुमेन्स एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज बना के रखा है, स्पेशल प्रोविजंस बना रखा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और उसके बाद है आर्टिकल 15(4) कहता है द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, मतलब SC ST वाले राइट को तुमको नहीं दिया जा सकता, इस बात का ध्यान रखना। तुम अगर जनरल कैटेगरी के हो तो तुम्हारा हो चुका है, तुम ना SC के राइट मांग सकते हो, ना कि ST के राइट मांग सकते हो, ठीक है। उनके लिए स्पेशली हम लोग, क्योंकि वो लोग बहुत पिछले वाले जात के लोग हैं, मतलब ये लैंग्वेज यही है, कास्ट के लोग हैं, इसलिए हम लोग बहुत बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, इसलिए हम लोग उनको स्पेशल राइट्स दे रहे सो दैट वो इक्वली आ पाए, ठीक है। आज के डेट में सब कुछ अलग है। आज के डेट में कोई ब्राह्मण जो है वो रेडी लगा रहा है, ठेले का रेडी लगा रहा है, ठीक है, ठेले में सेल कर रहा है समोसे, और SC ST के लोग जो है बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, बहुत बहुत पैसे वाले लोग हैं। आज का सिनारियो ये है, लेकिन फिर भी उनके बच्चों को, SC ST के बच्चों को पूरा स्पेशल प्रोविजन मिलने वाला है, ब्राह्मण को नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये हायर कास्ट का है। यह है सिनारियो इंडियन सोसाइटी का, आप कुछ कर नहीं सकते। ये अभी चेंज हो चुका है, जियोग्राफी पूरा चेंज हो चुका है, जियोग्राफी नहीं मतलब तुम्हारे जो कास्ट सिस्टम का जो पूरा सिनेरियो था, कौन पहले ऊपर था, जो पहले ऊपर था वो आज नीचे आ चुका है, जो आज नीचे है वो पहले ऊपर आ चुका है, ठीक है। अभी भी ऐसा है कि बहुत सारे पोर्शन है इंडिया में जो डेवलपमेंट अभी गया नहीं वहाँ तक, ये सत्य बात है। इसके लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए अभी तक हम लोग ये मेंटेन करके चल रहे हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। लेकिन लॉ तो बनना चाहिए कि जिनका बहुत अच्छा खासा इनकम है उनको तो SC ST का सुविधा ना मिले। अच्छा चलो देखो, उसके बाद देखो आर्टिकल 15(5), सर आपका क्यों जल रहा है सर, मेरा SC ST जो है, क्योंकि मैं जनरल कास्ट का हूँ ना, ठीक है भाई मेरे। चलो आर्टिकल 15(5) added in the 93rd amendment allows the state to provide special provisions for the same group concerning admissions to educational institution। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तुमको पता है कि कट ऑफ मार्क जो है इनके लिए बहुत कम रहता है, SC ST के लिए बहुत कम रहता है। ये जो फैसिलिटी है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी तुमको बहुत अच्छा, तुम कम परसेंटेज में तुमको प्लेसमेंट मिलेगा वगैरह वगैरह, ये सब 93rd अमेंडमेंट में आया था, ठीक है। तो और लास्ट एक है, हम लोग देखेंगे आर्टिकल 15(6). आर्टिकल 15(6) कहता है इंट्रोड्यूस बाय द 103rd अमेंडमेंट परमिट करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसको हम लोग EWS कहते हैं। ये बहुत रिसेंटली आया है, अब इसमें जनरल कैटेगरी वाले भी आ जाते हैं, जनरल कैटेगरी, ठीक है। ये 2019 में आया था, तुमको याद है, बवाल मच चुका था एकदम, नरेंद्र मोदी साहब ने ये लेकर आए थे, बहुत बवाल मच चुका था। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ना उनके लिए 10% रिजर्वेशन है, उनके लिए कितना परसेंट रिजर्वेशन है, 10%, ठीक है। इकोनॉमिकली बताओ क्या, वीकर सेक्शन जो जिनका इनकम बहुत ज़्यादा कम है उनके लिए 10% रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है। इसमें बहुत डीपली हम लोग नहीं जाएंगे, तुमको इतना ही याद रखना है, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव में तुमको और डीपली समझने का मौका मिलेगा। यहाँ पे तुमको इतना याद रखो क्योंकि पढ़ाई भी तुमको बहुत ज़्यादा करना है। अब देखो आर्टिकल 16 क्या कहते हैं। आर्टिकल 16 ना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में पूरा इक्वालिटी देता है, बोलता है कि ये जो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट क्या है बताओ ना, जॉब है, वहाँ पे हम लोग ना ही हम लोग तुम्हारा रिलीजन देखेंगे, ना रेस देखेंगे, ना कास्ट, ना सेक्स, ना डिसेंट, ना प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर तुम्हारा रेसिडेंट,
कहाँ से तुम हो, कहाँ पे तुम रिसाइड करते हो, ये कुछ नहीं देखने वाले हम लोग। पकड़ लो, जम्मू के रहने वाला जम्मू का बंदा जो है वो नागालैंड में आके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दे सकता है। ठीक है, मैं आके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दे के जा सकता है। तो तुम कहाँ से हो, तुम्हारा घर कहाँ पे मैटर नहीं करता। तुम कहीं पे इंडिया के हो ना, तो तुम कहीं पे किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए तुम बैठ सकते हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए तुम बैठ सकते हो, किसी भी स्टेट में जाके तुम परीक्षा दे सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार का भेदभाव एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता। तुम कोई भी रिलीजन के हो सकते हो, किसी भी रेस का हो सकते हो, कोई भी कास्ट हो सकता है, तुम्हारा सेक्स अलग हो सकता है, मेल फीमेल हो सकते हो तुम, तुम्हारा डिसेंडेंट क्या है वो भी अलग हो सकता है, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे तुमने जन्म लिया वो भी अलग हो सकता है, रेसिडेंस जो है वो भी अलग हो सकता है। तुम कहीं और स्टेट में जन्म लिए हो लेकिन सेंट्रल एग्जामिनेशन तुम दूसरे स्टेट से दे रहे हो, वो भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये राइट तुमको आर्टिकल 16 देता है, मतलब गवर्नमेंट से तुम अपने लिए जॉब मांग सकते हो। और मांगना कैसे? एग्जामिनेशन में बैठना है, तुम पास कर पाओगे तभी जाके तुमको जॉब मिलेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अब सुनो एक चीज, कुछ एक्सेप्शन है इसका। कुछ क्या है एक्सेप्शन है, मतलब कब तुम गवर्नमेंट से जॉब नहीं मांग सकते, वो तुमको बहुत अच्छे से समझना है। एक्सेप्शन ये है कि अलाउस पार्लियामेंट टू मेक लॉस रिक्वायरिंग रेजिडेंट विद स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज ए क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट और तुम्हारा अपॉइंटमेंट। इसका मतलब समझना, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, क्वालिफिकेशन फॉर सस्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट्स, याद रखना। पकड़ ले एक चीज, पकड़ ले, क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि तुम स्पेशलाइज्ड हो कि नहीं। पकड़ ले, डॉक्टर का जॉब खाली है, अब तुमने डॉक्टर का पढ़ाई नहीं किया है, तुमने एमबीबीएस नहीं निकाला है, लेकिन तुमने अप्लाई कर दिया इसके लिए। क्या तुम अप्लाई कर सकते हो? क्या तुम गवर्नमेंट से मांग सकते हो? आंसर है नहीं। तुम अगर एग्जामिनेशन पास करके बैठ रहे हो तब ठीक है, लेकिन तुम ऐसे ही कोई क्वालिफाइड अगर जॉब है वहां पे तुम कैसे आ सकते हो? समझ में आ रहा है ना? वहां पे तुम जा नहीं सकते जहां पे स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। कोई इंजीनियर आके नहीं कह सकता कि मेरे को डॉक्टर वाला जॉब करना है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, एज अ क्वालिफिकेशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, ठीक है, रिक्वायरिंग। तो ये समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट जो है वो तुमको देखना है, ये जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए हमने रिजर्व करके रखा है ना, उनका जॉब तुम नहीं मांग सकते। ठीक है, रिजर्वेशन जो हम लोगों ने कर रखा है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC ST, ठीक है, इनके लिए जो हम लोगों ने रिजर्वेशन कर रखा है उनका जॉब तुम नहीं मांग सकते। समझ में आ रहा है ना? तुम नहीं कह सकते कि SC ST को मिल रहा है, हम जनरल है, हम काहे नहीं मिल रहा है हमको, ऐसे तुम नहीं बोल सकते। तो एक्सेप्शन है। बाकी तुम रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इसके बेसिस पे तुम्हारा कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जो हम लोगों ने स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए जो हम लोगों ने रखा है, रिजर्व करके रखा है, वो तो तुमको मिल नहीं सकता। एंड जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए हम लोगों ने रिजर्व करके रखा है वो तो तुमको हम दे नहीं सकते। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट नहीं दे पाएगा तुमको। क्या ये समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या बताते हैं सर? उसके बाद कहता है कि अलाउ रिजर्वेशन इन प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेशनल सीनियोरिटी फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स नॉट एडिक्यूटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विसेज। इसका मतलब ये है, देखो, तुम जॉब कर रहे हो, वहां पे प्रमोशन होगा ना, प्रमोशन होगा ना, जॉब में तुमको प्रमोशन चाहिए। जॉब में तुमको अगर प्रमोशन चाहिए भाई मेरे, वहां पर भी रिजर्वेशन है। इनके लिए, SC ST के लिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो वहां पे तुम्हारा प्रमोशन में तुम उनका जो रिजर्व है वो तुम नहीं मांग सकते। फिर कैरी फॉरवर्ड करना। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ। किसी साल पकड़ लो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमको लो, 20% रिजर्वेशन के लिए खाली है, 20% रिजर्वेशन है, पकड़ लो SC ST के लिए, SC ST के लिए किसी साल 20% रिजर्वेशन रह गया है, मतलब ये खुला है। ठीक है, 20% रिजर्वेशन है। इस टोटल रिजर्वेशन कोई किसी भी काम के लिए हो सकता है ये प्रकार का रिजर्वेशन। इस पूरे 20% रिजर्वेशन में सिर्फ 15% रिजर्वेशन जो है फिल हुआ है उस साल में, फिल हुआ है। अब 5% फिल नहीं हुआ है। तो ये जो 5% का जो रह चुका है ना, वैकेंसी रह चुका है, अनफिल्ड रह चुका है ना, वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे सब्सिक्वेंट ईयर में। मतलब नेक्स्ट ईयर जो सेम जॉब के लिए 20% होना चाहिए था रिजर्वेशन, वो अभी हो जाएगा 25%। क्या ये समझ में आ रहा है? ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो तुम वहां पे नहीं मांग सकते, बोल नहीं सकते कि सर 20% था, 5% तुमने एक्स्ट्रा क्यों दिया। 5% हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया। किन के लिए कैरी फॉरवर्ड के लिए? वही रिजर्वेशन क्लास के लिए, ये SC ST के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। फिर देखो आर्टिकल 16(5) क्या कहता है, बहुत ब्यूटीफुल कहता है, अलाउ लॉ रिक्वायरिंग द इनकमेंट ऑफ एन ऑफिस इन रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब ये होता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। इतना ही याद रखो तुम, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है, पकड़ ले, मंदिर में जॉब निकला है, मंदिर में जॉब निकला है पुजारी का, और पुजारी होता है पंडित।
अपने वेदों के हिसाब से पंडित होते हैं। अब कोई मौलाना जाके अप्लाई नहीं कर सकता यहाँ पे। अब कोई मौलाना जाके, क्योंकि वो मुस्लिम है, वो अलग रिलीजन का। अब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, मंदिर में, तो हम मौलाना को कैसे हम जॉब दे सकते हैं? क्या ये समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से क्रिश्चियन भी हो सकता है। पकड़ ले, कोई क्रिश्चियन चर्च है जो गवर्नमेंट द्वारा चल रहा है, ठीक है। अब वहां पे वैकेंसी निकला है फादर का। अब फादर के वैकेंसी के लिए पंडित तो अप्लाई नहीं कर सकता ना। क्या ये समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बवाल सर। फिर आर्टिकल 16(6) क्या कहता है? इंट्रोड्यूस बाय द 103rd अमेंडमेंट, दिस परमिट्स रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के लिए जो रिजर्वेशन हम लोगों ने रखा है 10%, जो कि है हमारा जनरल कैटेगरी लोगों के लिए आता है। जनरल कैटेगरी लोगों के लिए 10% जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन ना तो एससी मांग सकते हैं ना तो एसटी मांग सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये लोग नहीं मांग सकते। पकड़ लो, तुम्हारा 20% कोटा फुल हो चुका है एससी एसटी का। अब तुमको नजर है ये 10% जो कि बेचारे जनरल कैटेगरी के लिए रखा है। अब तुम गवर्नमेंट को कह रहे हो सर हमारा फिल हो चुका है जनरल कैटेगरी के 10% में हमको घुसा दो। गवर्नमेंट बोलेगा कंटाप लगाएंगे कान के नीचे, चले जाओ भाग जाओ, क्योंकि 10% जो रिजर्वेशन है वो हम जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए रखे हैं, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए रखे हैं। तो आप कोई भी किसी और का रिजर्वेशन नहीं मांग सकता यहाँ पे। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत ब्यूटीफुल। आर्टिकल 17 बहुत प्यारा बात कहता है। आर्टिकल 17 कहता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। छुआछूत, छुआछूत मतलब तुम हमको नहीं टच कर सकते, हम तुमको। मांझी द माउंटेन मैन देखे हो ना? मांझी द माउंटेन मैन देखना, बहुत प्यारा मूवी है। JH मांझी दी माउंटेन मैन। अब वहाँ पे एक सीन है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत साल बाद आता है शहर से गांव में, और अचानक कहता है कि उसको न्यूज़पेपर में पता भी चलता है कि गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी हटा दिया है अंडर आर्टिकल 17, ठीक है। फिर वो क्या करता है कि वहाँ पे जाके फिर उसके जो ऊपर कास्ट के लोग थे, ठीक है, उनके साथ बैठना, मजाक करना, है ना, वो स्टार्ट कर देता था। और ये तो शहर से आ रहा है, कोई इसको पहचान नहीं पा रहा था, वो लोग भी हंस हंस रहे थे। लेकिन अचानक से जैसे उसको पता लगा कि वो नीचे जात का है, उसको मार पीट दिए वहीं पे, ठीक है। तो वो बहुत बहुत प्यारा सा एक मोमेंट था वहाँ पे, जो डिस्कस करता है अंडर अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी पहला तो तुम हमको छू नहीं सकते, हम तुमको छू नहीं सकते, क्योंकि तुम नीचे जात के हो, हम ऊपर जात के, इस प्रकार का, ठीक है। वो हट चुका है, इस बात का ध्यान रखना। ये आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, इतना याद रखो बस। फिर है आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल। पता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल क्या कहता है? टाइटल जैसे कि देखो, जैसे राय बहादुर, ठीक है, फिर जमींदार, ठीक है, फिर तुम्हारा राजा, ठीक है, फिर तुम्हारा इस प्रकार के। और थोड़ा इंग्लिश नाम अगर बोलूँ तो नाइट, जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है, ठीक है। फिर सर का टाइटल जो सचिन तेंदुलकर को मिला है, ये अलाउड नहीं है, ठीक है, ये अलाउड नहीं है। मतलब क्या? ये जो स्पेशल टाइटल है ना, ये तुम्हारा नाम के पीछे नहीं लगता, ये तुम्हारा बिरादरी दिखाता है कि तुम कौन से बिरादरी के हो, ये तुम्हारा एक्चुअल टाइटल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के टाइटल को ना हम लोग नहीं मानते, हम लोग इसको हटा दिए, अबॉलिश कर दिए। जो तुम्हारे नाम के साथ टाइटल नहीं है, जो तुम्हारे पुरखों से चलता हुआ टाइटल है, वो तो हम लोग रखेंगे, लेकिन जो तुमको स्पेशल स्टेटस देता है टाइटल लगाने के बाद, ठीक है, वो हम लोग तुमको नहीं दे सकते, वो हम लोग तुमको नहीं दे सकते। एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री टाइटल हमको तुमको दे सकते, एकेडमिक टाइटल तुमको दे सकते, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी तुम लगा लो अपने नाम के पहले, वो तो बनने के बाद लगा सकते हो, अभी नहीं लगा सकते। चार्टर्ड अकाउंटेंट, CMA, फिर तुम डॉक्टर लगा लो, ठीक है, अपने नाम के पहले। तो ऐसे ना टाइटल्स तुमको, ये है एकेडमिक टाइटल जो तुम अलाउड है, ये अलाउड है, ये सारे अलाउड नहीं है, ठीक है, जो बकवास तुम्हारे स्टेटस को दर्शाता है। और है तुम्हारा मिलिट्री टाइटल, मिलिट्री टाइटल भी अलाउड है। अब मिलिट्री टाइटल में क्या आता है सर? मिलिट्री टाइटल जो है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है। मिलिट्री टाइटल में तुम्हारा आता है जैसे कि लेफ्टिनेंट, ठीक है, फिर कर्नल, फिर तुम्हारा लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर तुम्हारा मेजर, फिर तुम्हारा इस प्रकार से ना अलग अलग मिलिट्री का टाइटल होता है जो दिखाता है कि तुम कौन से स्टेटस में, कौन से तुम्हारा पोजीशन है, वो अलाउड है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टेट प्रोहिबिट्स फ्रॉम कन्फर्निंग टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल और एकेडमिक टाइटल। एकेडमिक एंड मिलिट्री टाइटल अलाउड है,
इसके अलावा किसी प्रकार का टाइटल जो है अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इंडियन सिटीजन्स आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट द टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। फॉरेन स्टेट से सचिन तेंदुलकर को सर सचिन तेंदुलकर बोला जाता है। अब ये वाला सर अलग है, ठीक है, ये वाला एजुकेशनल वाला सर नहीं है। इंग्लैंड में तुम जाओगे वहाँ पे सर सर ये अलग स्टेटस का सर होता है, वो तुम बड़े हो इसलिए सर, ऐसा नहीं, ठीक है, समझ में। टीचर है, सर है, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो सर है ये तुम्हारा स्टेटस दर्शाता है, तुम तो ये बाहर के देश के लोगों ने सचिन तेंदुलकर को दिया था, जो अलाउड नहीं है। वो ले सकता है लेकिन वो यूज़ नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है। सम्मान ले सकता है लेकिन यूज़ नहीं कर सकता। क्या ये समझ में आ रहा है? पकड़ ले कोई बाहर देश का लोग जो इंडिया में, बाहर देश का फॉरेनर लोग जो इंडिया में काम कर रहा है, नॉन सिटीजन जो है इंडिया में ऑफिस में बैठा है, काम कर रहा है, ठीक है, वो बाहर देश का कहीं से भी उसका पकड़ ले, वो इंग्लैंड से हो, इंग्लैंड का लोग इंग्लैंड का बंदा है, इंडियन सिटीजन तो है नहीं, वो नॉन सिटीजन है। वहाँ के लोग ने उसको किसी प्रकार का टाइटल दिया, क्या वो यूज़ कर सकता है? कर सकता है, लेकिन परमिशन लेना होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। प्रेसिडेंट से परमिशन लेके तब तुम वो टाइटल यूज़ कर सकते हो। भूल जाओ टाइटल यूज़ करना। समझ में आ रहा है? फिर है इंडिविजुअल्स होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट ऑल्सो रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट्स कंसेंट। अगर कोई इंडिविजुअल है जो स्टेट के अंडर में काम कर रहा है, स्टेट के अंडर में मतलब गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है, उसको भी कोई टाइटल किसी ने दिया है रिस्पेक्ट के तौर पे, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेके वो टाइटल एक्सेप्ट कर सकता है, वरना एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है आर्टिकल 19, ये आज का लास्ट आर्टिकल रहेगा। उसके बाद हम लोग जो है आर्टिकल 20 नेक्स्ट क्लास करेंगे। नेक्स्ट क्लास मैं कोशिश करूंगा कि आज के आज ही डाल दूँ, रात को डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये 40 मिनट से अगर ज़्यादा हो गया क्लास तो बोरिंग हो जाता है तुम सबके लिए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूँ क्लासेस को, लेकिन बहुत ईजी हो रहा है, राइट। आर्टिकल 19 पता है क्या कहता है? 6 सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फ्रीडम देता है अपने को। आर्टिकल 19 सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये जो तुम सुनते रहते हो ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये यही आर्टिकल अपने को देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19, ठीक है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। अब ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब तुम बैठ के प्रोटेस्ट वगैरह करना, ये अलाउ कौन करता है? अपने को आर्टिकल 19 अलाउ करवाता है। फिर असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एन ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। अब इसको याद कैसे करना है? सबसे पहले स्पीच एंड एक्सप्रेशन समझ में आ चुका है। फिर असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स का मतलब होता है एकजुट होके कहीं पे मिलना, एकजुट होके कहीं पे मिलना, लेकिन आर्म्स के बिना, मतलब बंदूक बंदूक लेकर मत आ जाना, ठीक है, वरना तो वो इलीगल हो जाएगा। तो तुम असेंबल कर सकते हो पीसफुली, जैसे यहाँ पे पीसफुली बैठे हैं ना लोग, इस प्रकार से असेंबल हो सकते हो तुम। फिर फ्रॉम एसोसिएशन और यूनियन, तुम अपना खुद का एसोसिएशन बना सकते हो, खुद का यूनियन बना सकते हो, खुद का कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो, एकजुट हो सकते हो। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी कोने में तुम फ्रीली जा सकते हो। फ्रॉम कश्मीर, फ्रॉम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तुम कहीं पर भी जा सकते हो फ्रीली, तुम्हारा मर्जी है, ठीक है। इंडिया के किसी भी पार्ट में तुम सेटल भी हो सकते हो, कोई तुमको रोकेगा नहीं सेटल होने से, ठीक है। तुमको कश्मीर में सेटल होना है, तुम वहीं पे सेटल हो जाओ। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, तुम कोई भी प्रोफेशन कहीं पर भी इंडिया के किसी भी कोने में जाके तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसको याद करने का एक बहुत सिंपल टेक्निक तुमको बताऊं, बहुत मजा आ जाएगा तुमको सुन के, मतलब तुम थैंक यू बोलोगे सर को, सर जी सच्ची में, हाँ। अब सुनो इसको याद कैसे करना है, और इसको याद बहुत अच्छे से रखना भी है। पकड़ ले, मैं हूं, ओके, मैं हूं शुमान, शुमान सर, ठीक है। मेरे को ना कुछ भाषण देना है, क्या मेरे को राइट है? कौन देगा राइट? आर्टिकल 19 देगा राइट। पहला पॉइंट, मुझको स्पीच देना है, ठीक है, मैंने स्पीच देना है। क्या मुझको स्पीच देने के लिए अलाउड है? आंसर है यस। चलो, मैंने स्पीच देना ये सोच लिया है। अब दूसरा जगह, स्पीच देने के लिए कहीं पे एकजुट होना तो होगा ना। मैंने मेरे स्टूडेंट्स सबको बुलाया, कहाँ पे? विक्टोरिया मेमोरियल पे बुला लिया मैंने सबको। विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता में हूँ मैं, तो विक्टोरिया मेमोरियल में सबको बुला लिया। क्या ये बुला सकते हैं? हाँ। क्या कोई क्या बंदूक बंदूक लेकर आ सकता है? आंसर है नहीं, बंदूक लेकर मत आ जाना, लेकिन सब लोग एक साथ आ जाना। अब थर्ड पॉइंट ये है कि मैंने सोचा कि मेरे को स्पीच देना है, मैंने सबको विक्टोरिया मेमोरियल में बुला लिया है। फिर बुलाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना हम अपना खुद का कोई एक एसोसिएशन बनाए सीएस का, ठीक है, सीएस स्टूडेंट्स का कोई एक प्रकार का एसोसिएशन बनाए जिसमें हमारे राइट्स के लिए हम लोग लड़ सकते हैं। तो क्या हम लोग कर सकते हैं? एसोसिएशन बना सकते हैं? हाँ जी बताओ, एसोसिएशन यूनियन बना सकते हैं? आंसर है यस, एसोसिएशन यूनियन बनाया। चौथा पॉइंट,
एसोसिएशन यूनियन बनाया, अब इस बात को पूरी इंडिया में जो है स्प्रेड करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? पूरा इंडिया में मूव करेंगे, फ्रीली मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, मेरे को पूरा इंडिया में इंडिया टूर करना है। ठीक है, इंडिया टूर कर लिया मैंने, इंडिया टूर कर लिया। पांचवा पॉइंट, ठीक है, पांचवा पॉइंट में रिसाइड द सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। पकड़ ले, मैं कश्मीर गया, कश्मीर में मेरे को बहुत सुंदर कन्या एक मिल गई, मेरे को उनके साथ शादी करके वहीं पे सेटल हो जाना था। क्या मैं कर सकता हूँ? आंसर है यस, रिसाइड रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, रिसाइड कर सकता हूँ। सिक्स्थ पॉइंट, प्रैक्टिस इन प्रोफेशन। अब तुम लोग टेंशन में आ चुके हो, कह रहे हो सर तो आप कश्मीर में जाके रिसाइड करो, कलकत्ता में नहीं पढ़ाओगे तो सर हम लोग करेंगे क्या? सर हम लोग का कौन पढ़ाएगा? तो मैंने कहा तू पागल है क्या? मैं अपना प्रोफेशन जो है वो कश्मीर में बैठ के करूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इंटरनेट कनेक्शन है, हाई फाई स्पीड है, कोई टेंशन नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाऊंगा मैं। तो क्या मैं अपना कोई प्रोफेशन जो है वो कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ? प्रोफेशन हो जाए, ऑक्यूपेशन, ट्रेड हो, बिजनेस हो, कहीं पे हम लोग कर सकते हैं। आंसर है यस। तो इसको इस प्रकार से समझना है। सुमन सर को स्पीच देना था, सुमन सर को स्पीच देना था। सुमन सर ने विक्टोरिया मेमोरियल को बुलाया, असेंबल किया, स्पीच देना था। विक्टोरिया मेमोरियल में बुला के असेंबल किया हम लोग को, सबको। हमने बोला एवेंजर्स असेंबल, हमने बोला सुमन सर के स्टूडेंट्स असेंबल, सीएस एग्जाम स्क्वाड के मेंबर्स असेंबल। ठीक है, तो असेंबल हो गए सब लोग। अब हमने सोचा कि एसोसिएशन बनाते हैं, तो हम लोगों ने बनाया एसोसिएशन यूनियन बनाया हमने खुद के राइट के लिए। फिर हमने सोचा कि यार इस एसोसिएशन यूनियन को पूरे भारतवर्ष में प्रीच करना है, तो हमने सोचा कि हम लोग फ्रीली मूव करेंगे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और मूव करने के बाद मेरे को भैया एक सुंदर लड़की के साथ, सुंदर कन्या के साथ जो है मेरे को देख के बहुत पसंद आ गया, और मैंने सोचा कि वहीं पे हम लोग सेटल हो जाएंगे। हम लोग नहीं, मतलब मैं सेटल हो जाऊंगा। तो मैं डिसाइड करूंगा कश्मीर में, सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लास्ट में तुम लोग टेंशन में गिर गए कि सर कोचिंग कौन करवाएगा सर फिर? तो मैं कहूँगा तुमको कि भैया मैं अपना प्रोफेशन कश्मीर में बैठ के करवा सकता हूँ। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इस एक्रोनियम से तुम इसको याद रख सकते हो। ठीक है, इस कंसेप्ट को याद रखो। हमने तुमको बुलाया स्पीच देने के लिए, असेंबल किया, एसोसिएशन बनाए, पूरा इंडिया घूमे, रिसाइड हो गए एक जगह पे, एंड वहीं से मैंने प्रोफेशन देना चालू कर दिया, अपना प्रोफेशन जो है पढ़ाई करवाना चालू कर दिया। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ना एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना है, इसमें ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है तुम्हारे स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का रिस्ट्रिक्शन। अब तुमको दिखता होगा कि तुमको पास्ट फ्यू ईयर्स में, अभी तो हुआ नहीं, पास्ट फ्यू ईयर्स के पहले तुमने देखा होगा कि एंटी इंडिया स्पीच, एंटी इंडिया स्पीच जेएनयू में बहुत होता था। जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जेएनयू यूनिवर्सिटी, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, जेएनएयू, ठीक है, जेएनयू में होता था। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी हुआ था और बहुत फेमस हो गया था वो वाला चीज, कांड। ठीक है, कन्हैया लाल को भी लेकर गए थे। अब बात ये है कि ये जो तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, आर्टिकल 19 कहता है कि तुमको हम फ्रीडम दे रहे, तुमको हम फ्रीडम दे रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन तुमको अपने दायरे में रह के करना होगा। तुम कुछ चीजें हैं जिसके अगेंस्ट में तुम नहीं बोल सकते। पहला कंडीशन है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के ऑफ इंडिया, इंडिया के अगेंस्ट तुम नहीं बोल सकते। स्टेट के सिक्योरिटी के अगेंस्ट तुम नहीं बोल सकते। तुमको जो दिख रहा है ना कि बहुत सारे लोग जो ट्विटर चलाते हैं, ट्विटर तो बहुत टॉक्सिक हो चुका है आजकल, मैंने भी बंद कर दिया चलाना, क्योंकि हर वक्त नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बाप रे बाप, दिमाग खराब हो जाता है। ट्विटर जो कि अभी एक्स बन चुका है, अब ये जो है ना, इसमें तुमने देखा होगा कि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग जो है ना वो ऑपरेशन के अगेंस्ट बोल रहे थे, स्टेट के डिफेंस के अगेंस्ट बोल रहे थे, उनको जेल में पकड़ के बहुत पीटा गया है। तुम इंडिया के सिक्योरिटी के अगेंस्ट तुम बोले जाओगे, तुम अपना स्पीच दोगे, तो तुमको तो पेल देंगे ना सब लोग। फिर है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, जो भी फॉरेन स्टेट है हमारा, उस फॉरेन स्टेट के साथ हम लोग फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, तुम उसके अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं सकते। तो समझ में आ रहा है? वैसे इसको तो भैया कोई सीरियसली लेता नहीं है, सब लोग जो अपने मन में है वही करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तुमको समझाता हूँ मैं, हमारा फ्रेंड है यूएसए, वैसे यूएसए किसी का फ्रेंड नहीं है, लेकिन मान के चल रहा है यूएसए के अगेंस्ट में इंडिया में जो है ना लोग जो है ना, भैया फ्रेंड है हमारा, उसके अगेंस्ट में तुम उल्टा सीधा बोलोगे तो स्टेट को नुकसान होगा। तो तब क्या किया जा सकता है कि तुमको पकड़ के हम लोग, है ना, तुम्हारे अगेंस्ट कार्रवाई किया जा सकता है, क्योंकि तुमने फ्रेंडली रिलेशन किसी फॉरेन स्टेट के साथ खराब कर रहे हो तुम हमारा। क्या है समझ में? देश के अगेंस्ट जा रहे हो तुम। पब्लिक का जो ऑर्डर है, पब्लिकली कोई ऑर्डर दिया है, उसके अगेंस्ट में तुम कुछ काम कर रहे हो। डिसेंसी और मोरालिटी, मोरालिटी, अब डिसेंसी एंड मोरालिटी के केस तुमको मैं समझाता हूँ। जैसे शर्मिष्ठा का केस हुआ था, ठीक है,
ये जो लड़की शर्मिष्ठा का केस हुआ था, इसमें जिसको पता है उनको पता है, उन्होंने बहुत अभद्र भाषा यूज़ किया था किसी एक चीज़ को, टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये मोरालिटी के अगेंस्ट होता है, समझ में आ रहा है? डिसेंसी एंड मोरालिटी के अगेंस्ट में जाके तुम अभद्र भाषा यूज़ कर रहे हो ना, तो वो आर्टिकल 19 मना करता है तुमको, तुम इस प्रकार की स्पीच मत दो। तुम नॉर्मल भाषण दो जो देना है, तुम अपने अगेंस्ट में जो बोलना है तुम अपना पॉइंट रखो, मतलब अभद्र भाषा यूज़ मत करो। तो ये डिसेंसी एंड मोरालिटी के अगेंस्ट में जा चुका था। डिसेंसी एंड मोरालिटी के बताओ, डिसेंसी एंड मोरालिटी के अगेंस्ट में, डिसेंसी एंड मोरालिटी के अगेंस्ट में जा चुका था। क्या समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? एक सेकेंड, ये क्या हो गया ब्लू कलर का? चल छोड़, आगे देखते हैं हम लोग। फिर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट के अगेंस्ट में तुम बोल रहे हो, ये नहीं हो सकता। हमारे देश में कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, वो सुपीरियर हम लोग मान के चलते हैं। तो उसके अगेंस्ट में तुम किसी भी प्रकार का बात जो है बोल नहीं सकते। डिफेमेशन, किसी को बदनाम करना भी पाप है। तुम अगर किसी को बदनाम कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो, तो वो भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है, तुम्हारे अगेंस्ट केस हो सकता है। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इंसाइटमेंट मतलब उकसाना। तुम किसी को किसी प्रकार के ऑफेंस करने के लिए तुम उकसा रहे हो, तो वो जो चीज़ है वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये रहेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रेस्ट्रिक्शन। ये रेस्ट्रिक्शन तुमको समझ में आ चुका होगा। हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, कल नहीं, नेक्स्ट वीडियो। अब शायद मैं रात को डाल दूं, अगर नहीं हो रहा है तो कल सुबह सुबह आ जाऊंगा मैं इस वीडियो को लेकर। आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये जो है तुमको मज़ा आ जाएगा। आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 20 से लेकर लगभग और एक क्लास लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, इतना तो समझ में आ चुका है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट, और नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। आज के वीडियो में इतना ही भाई मेरे। लाइक कर दो, शेयर कर दो प्लीज़। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।